बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हम जियोग्राफी की एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम वर्ल्ड जियोग्राफी जो है उसको कवर करेंगे, जिसके अंदर वर्ल्ड मैप जो है उसको कवर करेंगे। उसके रिलेटेड जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं उनको डिटेल के अंदर सॉल्व करेंगे। तो हमें पता है कि दुनिया के अंदर जो है वो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं और ये 7 कॉन्टिनेंट्स जो हैं ये इनकी तरतीब दी गई है कि ये एशिया है, अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, अंटार्कटिका है, यूरोप है और ऑस्ट्रेलिया है। ये इन 7 कॉन्टिनेंट्स के नाम है। लेकिन अगर हम इनको देखें कि ये इनके एरिया वाइज अगर देखें कि किसका एरिया सबसे बड़ा है, तो ये एशिया अगर हम देखें तो एशिया इसके अंदर ये जो नज़र आ रहा है ये सबसे बड़ा है एरिया वाइज। उसके बाद अगर हम देखें कि जो दूसरा कंट्री जो एरिया वाइज दूसरे नंबर पे है वो अफ्रीका नज़र आ रहा है कि जो अफ्रीका है ये एरिया वाइज जो है वो दूसरे नंबर के ऊपर है। और उसके बाद जो तीसरे नंबर पे है वो है नॉर्थ अमेरिका और चौथे नंबर पे है साउथ अमेरिका और पांचवें नंबर पे जो अंटार्कटिका है और छठे नंबर पे यूरोप है एरिया वाइज और सातवें नंबर पे जो है ऑस्ट्रेलिया है। तो ये एक तरह की ये 7 कंट्रीज़ की एक तरतीब है कि जिसके अंदर हमें पता चलता है कि कौन सा कंट्री कितने एरिया के ऊपर जो है वो कंसिस्ट कर रहा है। इसी तरह इनकी एक और अरेंजमेंट होती है जिसको हम पॉपुलेशन वाइज कह रहे होते हैं कि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो एशिया है ये सबसे बड़ा अगर एरिया वाइज है तो इसके अंदर पॉपुलेशन भी सबसे ज़्यादा है। तो पॉपुलेशन जो है एशिया वाइज पॉपुलेशन वाइज जो एशिया सबसे बड़ा है और पॉपुलेशन वाइज जो है वो अफ्रीका सबसे बड़ा है और यूरोप जो है ये तीसरे नंबर पे है और नॉर्थ अमेरिका जो है ये चौथे नंबर पे है। पॉपुलेशन वाइज जो है ये इनकी थोड़ी सी तरतीब चेंज हो जाती है और नॉर्थ अमेरिका इसके अंदर चौथे नंबर पे चला जाता है और साउथ अमेरिका इसमें पाँचवें नंबर पे चला जाता है और ऑस्ट्रेलिया इसके अंदर छठे नंबर पे चला जाता है और अंटार्कटिका जो है इसके अंदर सातवें नंबर। तो ये इसकी एक तरतीब बन जाती है जिसके अंदर एशिया, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये इसकी एक तरतीब बन जाती है। इस तरतीब को आपने याद रखने क्योंकि वो बाज़ दफ़ा पूछ लेता है कि बताएं पॉपुलेशन के लिहाज से कौन सा जो है वो कॉन्टिनेंट है बड़ा है, एरिया वाइज कौन सा कॉन्टिनेंट बड़ा है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन जो है इनको आपने अपने फिंगर टिप्स के ऊपर जो है वो लर्न कर लेना है। ये किसकी जो है वो आपने लिस्ट बना लेनी है कि कौन से कंट्री किस तरतीब से आ रहे हैं। आज की वीडियो में हम एशिया को देखेंगे, एशिया के बारे में। तो एशिया जो बेसिकली जो है ये कॉन्टिनेंट जो है ये 1/3 जो लैंड है पूरे जो दुनिया की उसके ऊपर जो है ये मुश्तमिल है। तो हमारी जो अर्थ है उसकी 1/3 जो है उसका एरिया जो है वो बर-ए-आज़म एशिया का यानी 33% जो है वो एशिया है और इसका जो रकबा बनता है वो 4,44,44,100 किलोमीटर है और ये वक्त के लिहाज से चेंज भी होता रहता है। और दूसरे नंबर पे अगर हम देखें तो जो हाईएस्ट और लोएस्ट प्लेसेस हैं वो एशिया के अंदर मौजूद हैं ज़मीन की जो हैं। और हाईएस्ट प्लेस जो है वो माउंट एवरेस्ट है जो कि नेपाल के अंदर मौजूद है और दूसरे नंबर पे जो लोएस्ट प्लेस है वो डेड सी शोर है। तो ये जो है दोनों दुनिया की जो हाईएस्ट प्लेस है, जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है वो भी इधर है और जो लोएस्ट है डेड सी शोर वो भी एशिया के अंदर ही मौजूद है। और यहाँ पे एक और बात बताता चलूँ कि जो एशिया की पॉपुलेशन है वो 4.56 बिलियन है और जो कि दुनिया की 60% पॉपुलेशन बनती है। और ये इसलिए हमने आगे देखा कि ये रकबे के लिहाज से भी सबसे बड़ा है और आबादी के लिहाज से भी एशिया जो है ये सबसे बड़ा जो है वो कॉन्टिनेंट है। तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट। अगर हम एशिया को बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन अगर उसको हम इस तरह से डिटेल में थोड़ा सा देख लें तो हमारे जितने भी MCQs होंगे इसके बारे में वो क्लियर हो जाएंगे। फर्दर अगर देखें तो जो एशिया है इसको अगर हम नक्शे से देखेंगे कि इसकी ईस्ट साइड के ऊपर पैसिफिक ओशन है, जो है साउथ साइड के ऊपर इंडियन ओशन है, वेस्ट साइड के ऊपर अटलांटिक ओशन है और नॉर्थ साइड के ऊपर आर्कटिक ओशन है। तो अगर हम इस चीज़ को बाय मैप देखते हैं तो ये हमारे लिए ज़्यादा फिजिबल होगा इसको मेमोराइज़ करना कि कौन सी साइड पे कौन सा ओशियन लगता है। और हम ओशियन और सीज़ वगैरह के लिए एक स्पेसिफिक वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ पे देखें तो ये ईस्ट साइड है, इस पे जो एशिया के वो है पैसिफिक, जो साउथ साइड है उस पर इंडियन ओशियन है और जो ऊपर नॉर्थ साइड है उधर आर्कटिक ओशियन है और इस तरफ वेस्ट साइड है जो इस तरफ जो है अटलांटिक ओशियन है। तो दूसरे नंबर पे जो हमारा एशिया है ये लोकेटेड है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जो हेमिस्फीयर है। तो ये इस जो है ये ऊपर वाली साइड इसकी नॉर्थ है, नीचे वाली जो है वो साउथ है, इस तरफ जो है वो इस तरफ ईस्ट है और दूसरी तरफ इसके सामने जो है ये वेस्ट हेमिस्फीयर। तो जो एशिया है ये अगर हम देखें तो ये नॉर्थ ईस्ट के अंदर चला जाता है, ये नॉर्थ ईस्ट बनता है, ये वाली जो लोकेशन है इसकी। तो हम कहते हैं कि जो एशिया है ये वर्ल्ड मैप के ऊपर नॉर्थ ईस्ट के अंदर आता है।
तो ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है। उसके बाद लार्जेस्ट कंट्री जो एशिया के अंदर है एरिया वाइज है वो रशिया है, और ये 45% जो रशिया का कंट्रीज़ हैं वो बिलोंग करते हैं यूरोपियन कॉन्टिनेंट से। उसके बाद अगर हम देखें कि जो पॉपुलेशन वाइज, एरिया वाइज तो रशिया है, लेकिन पॉपुलेशन वाइज भी तो हम देख रहे हैं, तो पॉपुलेशन वाइज जो एशिया का सबसे बड़ा कंट्री है वो चाइना है। और दूसरे नंबर पे अगर स्मॉलेस्ट कंट्री देखा जाए तो वो एशिया का स्मॉलेस्ट कंट्री जो है वो मालदीव्स है। तो ये जब आपने एशिया को कवर करना है तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि इसकी सबसे बड़ी कौन सी चीज़ है, सबसे छोटी कौन सी है, और सबसे गहरी कौन सी है, और सबसे हाईएस्ट कौन सी है। तो ये चीज़ें हमें फिंगर टिप्स के ऊपर आनी चाहिए। नेक्स्ट अगर देखें तो जो इसके अंदर जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो है यांगटीज रिवर, और ये जो है वो चाइना के अंदर है, और अगर इसकी लेंथ देखी जाए तो ये 6300 मीटर्स है, और ये बाज़ दफ़ा वो मील्स के अंदर पूछ लेता है, तो ये 3915 मील्स है। तो ये जो एशिया का ये लॉन्गेस्ट रिवर है। लेकिन अगर हम वर्ल्ड के लिहाज से देखा जाए तो यांगटीज जो है ये 3rd लॉन्गेस्ट रिवर है, और नंबर 1 जो है वो नाइल है, उसके बाद अमेज़न है। तो ये वर्ल्ड के लिहाज से 3 नंबर पे है, लेकिन एशिया के लिहाज से जो है ये पहले नंबर पे है। तो हमने दोनों रैंकिंग इसकी देखनी है। उसके बाद जो हाईएस्ट माउंटेन है वो माउंट एवरेस्ट है एशिया के अंदर, और ये नेपाल के अंदर वाक़ है, और ये हिमालय की जो माउंटेन रेंज है उसके अंदर ये आती है। और इसकी जो हाईएस्ट पीक जो है ये माउंटेन एवरेस्ट, इसकी जो बुलंदी है वो 8849 मीटर है, और ये बाज़ दफ़ा वो फीट के अंदर पूछता है, तो ये 29035 फीट बनती है। तो ये आपने माउंट एवरेस्ट के बारे में बात याद रखनी है। उसके बाद अगर एशिया के अंदर हम देखें कि कौन सा मुल्क जो है वो सबसे ज़्यादा ऑयल का प्रोड्यूसर है, तो जो ऑयल का प्रोड्यूसर है वो सऊदी अरेबिया है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा जो ऑयल प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताएं कौन सा कंट्री जो है जिसके पास ऑयल के जो ज़खायर हैं वो सबसे ज़्यादा हैं, तो ऑयल के ज़खायर सबसे ज़्यादा वेनेज़ुएला के पास हैं, लेकिन प्रोड्यूसर जो है वो सऊदी अरेबिया है। तो ये बात आपने याद रखनी है। और उसके बाद एशिया के अंदर पूछा जाता है कि कितने कंट्रीज़ हैं, तो एशिया के अंदर जो है वो 48 कंट्रीज़ हैं अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन। तो उनको हम 1 बाय 1 देखेंगे कि कौन से कंट्री जो हैं वो कितने इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको इसका ये एग्जैक्ट नंबर जो है वो आपके जहन में होना चाहिए कि एशिया के अंदर वो एमसीक्यूज़ अगर पूछता है कि कितने कंट्रीज़ हैं, तो आप इसका एग्जैक्ट आंसर कर सकें कितने कंट्रीज़ हैं। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें कि जो कंट्री दूसरी इसके बारे में, अगर एशिया के बारे में पूछा जाए कि ये कहाँ पे लाई करता है, तो ये अगर देखा जाए तो ये 10 साउथ और 18 नॉर्थ लैटिट्यूड के अंदर, और 25 ईस्ट टू 170 वेस्ट लॉन्गिट्यूड के अंदर जो है ये वाक़या है। तो ये बेसिकली अगर हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को देखते हैं, तो इसको अगर हम पिक्चर से देखते हैं तो ये देखें कि जो इस पिक्चर के अंदर जो हॉरिजेंटल लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, कर्सर जहाँ पे जा रहा है, तो ये सारी जो हैं ये लैटिट्यूड्स हैं, जो लेटी हुई लाइनें हैं ये सारी लैटिट्यूड हैं। और इसके अंदर जो आपको ये ऊपर से नीचे को यानी वर्टिकल लाइंस नज़र आ रही हैं, जिनको हम लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। तो इसके जो ये पैरामीटर्स 2 बताए हुए हैं कि कितने से कितने लेके लैटिट्यूड और कितने से कितने जो है वो लॉन्गिट्यूड, तो ये यहाँ पे एशिया की जो है वर्ल्ड मैप के ऊपर ये लोकेशन बताई गई है कि इस जो है वो लैटिट्यूड और इस लॉन्गिट्यूड के अंदर ये वाक़ है। और उसके बाद एक और चीज़ यहाँ पे देखी जाए कि जो इसको एशिया को जो है ये सुपर कॉन्टिनेंट भी कहते हैं, क्योंकि एशिया और यूरोप जो है ये दोनों एक दूसरे के साथ पास हैं, और ये दोनों एक दूसरे को इंटरलिंक करते हैं, एक दूसरे में मिक्स हो सकते हैं, और दोनों एक दूसरे के अगर हम यहाँ से इसकी मैप से देखें तो ये एशिया और यूरोप दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं। तो इन दोनों कॉन्टिनेंट्स को अगर इकट्ठा देखा जाए तो इनको यूरेशिया भी कहा जाता है। एशिया और यूरोप को अगर मिला के पढ़ा जाए तो इनको यूरेशिया भी कहा जाता है, कि जो यूरेशियन कंट्रीज़ हैं, तो ये दोनों आपस में अगर हम यूरोप और एशिया को मिलाएं तो ये यूरेशियन भी बनते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो जो लार्जेस्ट सिटी है वो टोक्यो है, जो कि जापान के अंदर है वर्ल्ड का, ठीक है। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कितनी जो लैटिट्यूड की लाइंस हैं जो एशिया में से पास होती हैं, तो यहाँ पे 3 लाइंस जो हैं जो लैटिट्यूड की 3 लाइंस हैं जो एशिया में से पास होती हैं, वो इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो हैं, ये 3 लाइंस जो हैं वो पास होती हैं एशिया के अंदर से। तो इनको अगर हम बाय पिक्चर देखें तो ये देखें जो सेंटर में ये इक्वेटर वाली लाइन है ये भी एशिया में से पास आउट हो रही है, अगर ये देखें नीचे एंड पे। उसके बाद ऊपर जो है ये कैप्रिकॉर्न है, ये भी जो है पास हो रही है, और ऊपर जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। तो ये तीनों जो है ये जो लाइंस हैं इसके जो
एशिया है इसके अंदर से पास आउट हो रही हैं। तो ये एमसीक्यूज पूछ सकता है कि कितनी लाइन जो हैं वो एशिया के कॉन्टिनेंट के अंदर से पास हो रही हैं। तो इसका आंसर है वो 3 लाइन्स जो हैं ये आपने बताना है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो इसके अंदर से क्वेश्चन वो हमसे पूछ सकता है इस कॉन्टिनेंट के बारे में, वो ये पूछ सकता है अगर हम देखें नेक्स्ट, तो अगली स्लाइड के अंदर अगर हम देखें तो उसके अंदर हमसे ये पूछ सकता है कि एशिया के अंदर कितने लैंड लॉक कंट्रीज़ हैं। ठीक है, तो अगर लैंड लॉक कंट्री की बात की जाए तो लैंड लॉक कंट्री जो है वो कंट्रीज़ होते हैं जो समंदर से जो है वो डायरेक्टली अटैच नहीं होते, यानी सी जिनको नहीं लग रहा होता, उन कंट्रीज़ को लैंड लॉक कंट्री कहते हैं। और एशिया के अंदर जो है ये 12 कंट्रीज़ जो हैं ये लैंड लॉक कंट्रीज़ हैं, और उनके नाम जो हैं ये अफ़गानिस्तान, आर्मीनिया, अज़रबैजान, भूटान, लाओस, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान। तो ये उनके नाम हैं। तो ये कंट्रीज़ जो हैं ये 12 कंट्रीज़ जो आपने याद रखना है। और अगर इनको हम शॉर्ट ट्रिक से याद रखें कि अगर इनके नाम्स को किस तरह याद रखना है, तो ये एक शॉर्ट ट्रिक एक वर्ड है, उसको आप याद कर लें। इसका जो है वो वर्ड कुछ इस तरह से बनता है, माल्टा बैंक यूके। तो ये वर्ड आपने याद रखना है, माल्टा बैंक यूके। तो ये इससे एम से जो है वो मंगोलिया, ए से आर्मेनिया, तो ये सारे 12 के 12 कंट्री जो हैं वो इस लफ्ज़ के अंदर जो हैं वो एब्रीवेट हो सकते हैं। तो नेक्स्ट जो पूछ सकता है कि वो कौन से कंट्रीज जो हैं वो यूरोप और यानी कि 2 एशिया और यूरोप का पार्ट है। तो ये बता देना है आपने कि रशिया, अज़रबैजान, टर्की, जॉर्जिया, ये कुछ कंट्रीज़ जो हैं ये एशिया के अंदर भी लाई करते हैं, और इनका कुछ पार्ट जो है ये यूरोप के अंदर भी लाई करता है। उसके बाद पूछ सकता है कि एशिया की जो कौन सी जो है वो चीज़ें जो है एशिया को अफ्रीका और यूरोप से अलग कर रही हैं। तो जो एशिया को अफ्रीका से अलग करता है वो रेड सी है और गल्फ़ ऑफ सुइज़ है या फिर सुइज़ कैनाल है। तो ये जो है एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। और दूसरे नंबर पे अगर एशिया को यूरोप से देखा जाए तो ये यूराल माउंटेन जो है ये जो है वो एशिया को यूरोप से अलग करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें जो है ये बार बार पूछ सकते हैं कि कौन किसको किस से अलग कर रहा है। तो ये आपने इनकी बाउंड्रीज़ को जो है ये याद रखना है, और ये यूराल माउंटेन्स का ये मोस्टली क्वेश्चन पूछ लेता है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो जो एशिया है उसको 5 रीजन्स के अंदर जो है वो डिवाइड किया गया है। ईस्टर्न एशिया, साउथर्न एशिया जिसके अंदर प्यारा पाकिस्तान है, सेंट्रल एशिया और वेस्टर्न एशिया जिसको हम उसके अंदर मिडल ईस्ट जो है उसको हम कंसिडर करते हैं। तो हम यहाँ पे सारे कंट्रीज़ जो हैं जो सारे रीजन्स हैं उनको 1 बाय 1 देखते हैं। तो जो अगर हम ईस्टर्न एशिया देखें तो उसके अंदर जो है ये कौन से कंट्रीज़ हैं, तो उनको 1 बाय 1 देखते हैं। तो इसमें जापान, चाइना, मंगोलिया, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया ये कंट्रीज़ हैं। और अगर हम साउथर्न ईस्ट एशिया की बात करें तो इसमें सिंगापुर, मलेशिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, म्यांमार, थाईलैंड, फिलिपाइन, लाओस, वियतनाम और कंबोडिया है। इसमें सबको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कुछ मेन है वो आगे हम पढ़ेंगे, उनको हमने याद रखना है। उनकी कैपिटल, करेंसी वगैरह जो भी चीज़ें हैं उनकी हम याद रखेंगे, सबको आपने परेशान नहीं होना। उसके बाद अगर हम साउथर्न एशिया की बात करें तो इसमें पाकिस्तान, इंडिया, भूटान, अफगानिस्तान, ईरान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और नेपाल है। इसमें भी हम स्पेसिफिक जो है उनको याद करेंगे, हम सारे जो है उनको डिस्कस नहीं करेंगे। अगर सेंट्रल एशिया की बात करें तो इसमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान है। और ये मोस्टली इंटरव्यू में पूछा जाता है कि सेंट्रल एशियन कंट्री बताओ। उसके बाद मिडल ईस्ट एशिया की अगर बात करें तो इसमें इराक, सऊदी अरेबिया, कुवैत, ओमान, बहरीन, जॉर्डन, फ़लस्तीन, यमन और लेबनान ये कंट्रीज़ जो हैं ये मिडल ईस्ट एशिया के अंदर मौजूद हैं। अगर फर्दर वो इसके सबको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें हम ये इंपॉर्टेंट देखेंगे। तो ये इंडोनेशिया की अगर हम बात करें तो इंडोनेशिया जो है ये लार्जेस्ट आर्चिपेलागो है, यानी ये सबसे बड़ा जजीरा है जो तकरीबन 17,000 से ज़्यादा जजीरों के ऊपर जो है ये मुश्तमिल कंट्री है इंडोनेशिया जो है। तो ये बेसिकली कहाँ पे लाई करता है, ये इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन इसके दरमियान में जो है ये लाई करता है इंडोनेशिया। और इसके बारे में जो है वो पूछा जाता है कि इसका कैपिटल बताएं इंडोनेशिया का, क्योंकि ये सबसे बड़ा जजीरा है तो इसलिए इसका जो कैपिटल ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसका जो कैपिटल है वो जकार्ता है। आपने याद रखना है कि जो इंडोनेशिया है इसका कैपिटल जकार्ता है। जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ है अब हम उनको ज़रा डिस्कस करेंगे। तो जो इंडोनेशिया इसका कैपिटल जकार्ता है। अगर हम फर्दर देखते हैं तो हमारे पास अगला मुल्क है जापान। तो जापान को बेसिकली लैंड ऑफ राइजिंग सन भी कहा जाता है, और ये भी जो है जजीरों के ऊपर जो है वो मुश्तमिल है। तो इसके जो 4 जो मेन जो इसके जजीरे हैं वो ये
होंशो, होkkaido, कैशो और ये शिकीको हैं। ये इसके 4 जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है इसके हैं आइलैंड्स हैं। और उसके बाद जो जापान है उसका जो सी जो है, सी ऑफ जापान जो है, ये एशिया और जापान दोनों को सेपरेट करता है। और जापान की जो हाईएस्ट माउंटेन रेंज है उसका नाम जो है वो एमटी फुजी है। और जो इसका कैपिटल है जापान का, जो आपने याद रखना है, वो टोक्यो है। ठीक है। और दूसरे नंबर पे जो ये सबसे बार बार हर दफ़ा क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच कंट्री इज़ नोन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन। तो जो जापान है ये आपने याद रखना है कि ये लैंड ऑफ राइजिंग सन है। ठीक है। और दूसरे नंबर पे जो जापान के हाईएस्ट माउंटेन है वो भी आपने एमटी फुजी याद रखनी है, और इसका कैपिटल भी आपको, ये तीनों चीज़ें इसकी याद होनी चाहिए। इसका कैपिटल जो है वो टोक्यो है। अगर चाइना देखें तो चाइना का जो ऑफिशियल नेम है ये पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, और इसका जो कैपिटल है ये बीजिंग है। और इसके जो मेजर रिवर्स हैं वो 2 हैं, वो हैं यांगटीज और येलो रिवर। ठीक है। तो हमने पीछे भी देखा था कि जो चाइना है उसके अंदर लॉट ऑफ रिवर्स जो हैं वो फ्लो करते हैं, लेकिन जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट है वो जो 2 जो ये रिवर्स हैं। और इसके अंदर भी जो यांगटीज है ये सबसे बड़ा चाइना का, यानी कि एशिया का सबसे बड़ा जो है वो रिवर है, जिसकी लेंथ जो है वो 63 किलोमीटर बनती है। और ये दुनिया का तीसरे नंबर के ऊपर है, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जो पहले नंबर पे वो नील है, और दूसरे पे अमेज़न है, और तीसरे पे ये यांगटीज है। उसके बाद जो चाइना सारो है, जो येलो रिवर है उसको चाइना सारो भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर मोस्टली जो है वो फ्लड आए रहते हैं और चाइना को जो नुकसान हो रहा होता है, तो ये चाइना को जो है वो दर्द देता है, गम देता है, इसलिए इसको चाइना सारो भी कहते हैं। तो जो याद रखना है कि चाइना सारो जो है वो किस जो रिवर को कहते हैं, तो ये येलो रिवर को कहते हैं। ठीक है। और इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसके अंदर मोस्टली जो है वो फ्लड आए रहते हैं, तो ये तबाही फैलाते हैं। तो जो तबाही जो है इस वजह से इसको चाइनाज जो है वो सारो कहा जाता है। उसके बाद अगला है लाओस। तो ये भी एक लैंड लॉक कंट्री है, और ये वह एक कंट्री है जो साउथ ईस्ट एशिया के अंदर लैंड लॉक कंट्री है। और लैंड लॉक कंट्री जो आगे हमने देखा था कि जो मैंने आपको बताया था कि 12 कंट्रीज़ थे, तो वो उन्हीं में एक जो है ये लाओस भी था, लेकिन ये साउथ ईस्ट एशिया के अंदर है। ठीक है। तो उसके बाद इसका नाम जो है, जो ऑफिशियल नेम है वो है लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, और इसका कैपिटल जो है वो व्यांगचन है। और उसके बाद इसके जो मेकोंग जो ये रिवर है ये बाउंड्री फॉर्म करता है लाओस और थाईलैंड के दरमियान। उसके बाद फिलीपींस है, तो फिलीपीन जो है ये भी एक तरह का जजीरा ही है। ठीक है। और इसका जो ऑफिशियल नेम है वो रिपब्लिक ऑफ फिलीपींस है, और इसका कैपिटल जो है ये मनीला है। तो ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद नेपाल है, तो नेपाल जो है ये चाइना और इंडिया के दरमियान में जो है ये मौजूद है, और ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट कंट्री है, क्योंकि इसके अंदर जो है जो सार्क का हेडक्वार्टर है, इसके कैपिटल यानी काठमांडू के अंदर जो सार्क का हेडक्वार्टर है वो भी मौजूद है। और दुनिया की जो तकरीबन 10 बड़ी माउंटेन्स हैं, उन जो पीक हैं उनमें से 8 जो पीक्स हैं वो नेपाल के अंदर जो है वो मौजूद हैं, लाई करती हैं। तो इसलिए जो है नेपाल थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये म्यांमार है, तो इसका जो नाम है वो बर्मा भी है, और ये साउथर्न ईस्ट एशिया के अंदर जो है ये मौजूद है। और इसके अंदर जो है वो 3 रिवर सिस्टम्स हैं, जो कि इरावाडे है, सेल्वीन है और सेफ्टंग रिवर्स हैं। तो अगर हम देखें तो इनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो इरावाडे है, और ये इसलिए है क्योंकि जो इसकी जो जियोग्राफिकल लोकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसकी जो लैंड है इसके इर्द गिर्द में वो बड़ी फर्टाइल है। तो इसी को ही कहते हैं कि ये लाइफ लाइन ऑफ म्यांमार भी इसी को ही कहते हैं, इसी वजह से, क्योंकि इसकी लैंड जो है वो बड़ी फर्टाइल है। और जो म्यांमार है उसको लैंड ऑफ पेगाडोस भी कहते हैं, यानी कि गोल्डन लैंड जो है ये कहते हैं। तो ये आपने इसके बारे में, म्यांमार के बारे में कुछ बातें याद रखनी है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो आगे जो कुछ हमारे पास चीज़ें हैं वो हैं स्ट्रेट्स। तो इम्पोर्टेंट स्ट्रेट क्या होती है? बेसिकली ये 2 कॉन्टिनेंट्स के दरमियान जो तंग समुद्री रास्ता होता है उसको स्ट्रेट कहते हैं। यहाँ पे देखें दोनों तरफ कॉन्टिनेंट्स यानी खुश्की है, उसके दरमियान पानी का तंग रास्ता है, इसको हम स्ट्रेट कहते हैं। ठीक है, कि 2 कॉन्टिनेंट्स के दरमियान जो पानी का तंग रास्ता होगा उसको हम क्या कहेंगे? स्ट्रेट कहेंगे। तो स्ट्रेट बेसिकली क्या करेगी? 2 ओशियंस को आपस में मिला रही होगी। तो जो 6 एशिया के अंदर जो है वो स्ट्रेट्स हैं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें जो पहली है वो है फॉर्मोसा स्ट्रेट जो है, उसके बाद सुंदा स्ट्रेट है, उसके बाद बेरिंग स्ट्रेट है, उसके बाद कोरिया स्ट्रेट है, उसके बाद पालक स्ट्रेट है, और उसके बाद स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। तो इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो स्ट्रेट ऑफ मलाक्का है, जिसके बारे में हमेशा पूछा जाता है कि स्ट्रेट ऑफ मलाक्का कहाँ पे। तो ये बेसिकली इंडोनेशिया और मलेशिया उसके दरमियान में जो है ये मौजूद है, तो इसके बारे में पूछा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको एशिया के बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो क्लियर हो गई होंगी। जज़ाकल्लाहु खैर।